हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मेथड पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक आपको लग ही गया होगा कि क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। भाई, प्रैक्टिस मॉक एक वेबसाइट का नाम है जिसपे मॉक्स अपलोड करते हैं वो। और मॉक्स में ये नहीं कहूंगा कि भाई मॉडरेट लेवल या फिर इजी लेवल, मतलब बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं इनके मॉक्स। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि तुम्हें देना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट। भाई देखो, टेस्ट बुक वाले मॉक टेस्ट दोगे तुम तो टेस्ट बुक वाले पे क्या होता है कि भाई जो एक कोई 5वीं क्लास या 10वीं क्लास का बच्चा भी देगा ना, 10वीं क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास तो बहुत छोटा हो गया, 10वीं क्लास वाला बच्चा देगा ना, तो यदि उसकी मैथ और रीजनिंग में अच्छी पकड़ है ना, तो चाहे वो 1.5 घंटे लेगा, लेकिन वो पेपर में 100 मार्क्स लेके आ जाएगा आराम से, आराम से। पर जो लाइव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक की जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, तो इनके जो है ना लेवल्स, तो वो एसएससी के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रहते हैं। एसएससी के कंपैरिजन में ही होते हैं वो मॉक टेस्ट, मैं इतना भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो हम आज का ही मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 16-17 मई के लिए आया हुआ है। और ना, और 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भाई सॉल्यूशन के लिए भाई वो मेरे को स्नैपशॉट से लेके भेज देते हैं, उन स्नैपशॉट से मैं प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये 16-17 मई के लिए आया हुआ है, और ये कल शाम 10 बजे तक उसकी पे लाइव, मतलब प्रैक्टिस मॉक पे लाइव रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक पे लाइव रहेगा, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इसे थोड़ी देर रात में बना रहा हूँ, इस वजह से भाई अब देख लेना, ये कल जो है 10 बजे तक रहेगा, और कल आपके सामने ये वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। पर हमारी रहेगी, जैसे देखो, मेरे को सिर्फ मैथ्स का सॉल्यूशन करवाना है, और बेस्ट एंड बीस्ट अप्रोच के साथ। बेस्ट एंड बीस्ट अप्रोच का मतलब भाई, मैं अपनी जो है मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने चला रखी है, टॉप 25 क्वेश्चंस की, उनमें मैंने आपको बताया भी हुआ है हर चीज में कि भाई बेस्ट एंड बीस्ट अप्रोच कैसी है, ठीक है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई हमारा देखो शॉर्टेस्ट अप्रोच रहता है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट अप्रोच कब रहता है, आपको क्या सिखाना है मेरे को, कि जहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पे आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। ये सोच के चलना कि जहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पे आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जहां पे आप ये कर सकते हो ना, स्टेप काट सकते हो, मतलब स्टेप जहां पे आप काट सकते हो ना, मतलब स्टेप काटने का मतलब ये है कि जहां पे आप मन में सोच सकते हो ना स्टेप्स को, तो उस स्टेप को लिखना ही नहीं है आपको, उस स्टेप को आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं बदलता, लेकिन एग्जाम में जो है ना तरीका इसलिए बदलता है क्योंकि स्टूडेंट्स ना हेजिटेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट सी आ जाती है उनको। तो भाई ऐसा नहीं करना है हमको। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि भाई देखो, हमें क्वेश्चन दिया है, हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को पढ़ना ही तो है। यदि एक भी स्टेप हमको नहीं समझ में आया, तो भाई वहीं गलती होती है। लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप ही तो चलना है क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं करना ना। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट को और कैसे हमको जो है मेन पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उससे पहले देखो, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे हम क्या करते हैं, जैसे कि जो मैं सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पे, जो इनके पीडीएफ के सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो टॉपिक से टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के, एक मैंने जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, शीट 1 to शीट 8 मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई व्यूज है ना, किसी का कंटेंट डिसाइड नहीं करते। क्योंकि भाई जो फ्रेशर बच्चे होंगे, फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे, वो तो उसी टीचर के पास जाएंगे जो बरसों से पढ़ा रहा है। हमारा तो 2-3 महीने पुराना ही चैनल है। पर इतना जरूर है कि भाई जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे एक बार जुड़ गए, तो फिर वो नहीं जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आप शीट 1 से शीट 8 तक देखें, आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा इस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को देखने के बाद, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट इन एसआई जो स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला है, ये मैंने बहुत अच्छे से अपने जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, इजी मैथ्स अड्डा पे। एक लीनियर रेस वाला टॉपिक हो गया, एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं अपने टॉपिक पे। इन सब की लिंक मैं आपको यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। ये ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, इसका मतलब देख लेते हैं कि भाई कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, भैया यार ज्योमेट्री नहीं हो पा रहा है, पेपर पास में आ गया, कोई ऐसी वीडियोस उपलब्ध करा दो जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो और हमारी ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत ना हो। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आप इस सीरीज को देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। डे 1, डे 2, डे 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है इस पे, और शायद डे 4 वाली वीडियो में मैं क्वाड्रिलेटरल करने की सोच रहा हूँ। लेकिन डे 1, डे 2, डे 3 वाली वीडियो में मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। डे 2 वाली वीडियो में मैंने सर्कल समझा दिया है, डे 1 वाली वीडियो में
ट्रायंगल के, जो मतलब 2017 से लेके अब तक के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं ना ज्योमेट्री में, वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। ये मैंने मॉक की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, इसमें 1 से 9 तक मैंने मॉक अपलोड करे हैं अपने इसी टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक से पे, आप वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास। इफ थीटा इज इक्वल्स टू इतना है तो मेरे पास यहाँ पे कितना वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जैसे ही ट्रिगो का क्वेश्चन देखा, तो ट्रिगो के क्वेश्चन में आपको देखते ही यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है। बाकी भाई मेरा सजेशन ये है कि इसको जब वैल्यू पुटिंग से करो ना, तो वैल्यू पुटिंग तब रखा करो जब आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो। जब आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो तब करा करो वैल्यू पुटिंग। इसमें तो सीधे सीधी सी आइडेंटिटी दी हुई, देखो सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर -2। मैं इसको -1 और -1 लिख दूं तो सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, tan स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, ठीक है। और इनटू ये मेरे पास 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर हो गए अपॉन ये मेरे पास कितना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर मतलब 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा ना, मतलब ये वाला तो कट जाएगा मेरे पास। तो नीचे क्या बनेगा मेरे पास, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। अब मेरे को इसको भी यदि मैं साइन कॉस में बदल लूं ऊपर नीचे, तो साइन अपॉन में कॉस और कॉस अपॉन में साइन, यानी कि ये स्क्वायर होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ये से ये कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। तो मेरे पास यही तो आंसर है। जितने स्टेप मैं काट सकता था इसमें, जितने मेरे को लिखने नहीं थे, तो वो मैंने काट के बता दिए। आप भी ऐसे ही करना, आप एक एक स्टेप लिखोगे तो टाइम लगेगा। बाकी आपने ऐसे करा तो आपको कितने सेकंड लगे होंगे, 15 से 20 सेकंड ही तो लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। ये बशर्ते आपको आइडेंटिटीज पता हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 18 एक्स की पावर 12 प्लस में एक्स की पावर 6 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू इफ एक्स प्लस में 1/x = √3। तो मेरे पास जब मैंने ये देखा ना, तो मेरे पास एक ख्याल आता है, ये जब √3 है ना, तो मेरे पास एक क्वेश्चन होता है, एक्स क्यू प्लस में 1/x3 = 0, या फिर एक्स की पावर 6 = -1 रहता है मेरे पास। यहाँ से ये x⁻6 = 0, तो x⁻6 -1 हो जाएगा ना यहाँ से। लेकिन ये कैसे आया, तो मेरे पास x प्लस में 1/x का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स प्लस में 1/x का फॉर्मूला रहता है मेरे पास, x प्लस में 1/x इंटू में x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 3। तो यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 3, यानी कि 0 ही तो आ गया मेरे पास, ये 0 ही तो आ गया। और जब ये 0 आ गया मेरे पास, तो x⁻6 कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे रख के देखो, ये यहाँ पे ये मेरे पास कितना बन रहा है, x⁻6 का होल क्यूब प्लस में x⁻6 का होल स्क्वायर प्लस में x⁻6 प्लस में 1। ये क्यूब है, -1 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1, -1 +1, यानी कि मेरे पास 0 ही तो आंसर आ गया, सीधा सीधा। आपको पता है तो ठीक है, बाकी आप करते रहना इस क्वेश्चन को, वैल्यू पुटिंग या फिर जो भी है आपसे पुटिंग, तो पुटिंग वुटिंग तो इसमें काम करेगी नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज द सर्कम सेंटर ऑफ पी क्यू आर, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एक्स मीट्स क्यू आर एट पॉइंट एस, इफ क्यू पी आर इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ पॉइंट क्यू एक्स। डे 1 वाली वीडियो जाके देखो, सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास, कोई पी क्यू आर, और पी क्यू आर में कोई सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर क्या होता है कि सरकम सेंटर मैंने मान लिया एक्स, मान लिया, जब एक्स मैंने मान लिया ना, और ये एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस, ठीक है। तो जब ये सरकम सेंटर है, मतलब इसको सेंटर मान के एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करा जा सकता है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा, तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा, टच करेगा, यानी कि ये ऐसे है मेरे पास, ठीक है। अब आपने सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज यदि पढ़ी हो, तो मेरे पास देखो ये 75 दिया हुआ है, कौन, पी क्यू पी आर। तो मैं जब इससे इसको मिलाऊंगा और इससे इसको मिलाऊंगा मैं, तो ये मेरे पास रेडियस से, और यहाँ परिधि तक की दूरी कितनी रहती है, रेडियस से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस रहती है, यानी कि ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर है, तो ये भी आर है मेरे पास। जब ये आर है, ये आर है, मेरे को एक दिया हुआ है, ये 150 दिया हुआ है मेरे को, ये वाला एंगल। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जब ये 150 है, तो मेरे पास ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है मेरे पास, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, यानी कि कौन एक्स क्यू एस इज इक्वल्स टू कौन एक्स
RS मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये 15 डिग्री, क्योंकि 150 है बचा 30, तो 30 का आधा आधा 15 15 हो जाएगा। जब ये 15 है, ये 90 है, तो मेरे पास ये वाला एंगल ही तो पूछ रहा है मेरे से, कौन QXS, ये ही तो एंगल पूछ रहा है मेरे से। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 75 डिग्री तो बचेगा। नहीं समझ में आया तो चित्र को एज्यूम करें, दोबारा से वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही समझाना होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मेरे पास है चौथा क्वेश्चन, और दिया हुआ है प्राइस ऑफ ए वेराइटी ऑफ राइस ए इज ₹6 पर kg। प्राइस ऑफ वेराइटी बी ऑफ राइस इज ₹14 पर kg। इफ 24 kg ऑफ राइस वेराइटी ए आर मिक्सड विद X kg राइस ऑफ वेराइटी बी टू गेट अ मिक्सचर ऑफ बर्थ ₹10 पर kg, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे एक तो हम एलिगेशन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एलिगेशन से कैसे करोगे इसको? मेरे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास देखो 6 पर kg है, और यहाँ पे मेरे पास 14 पर kg है, ओवरऑल 10 पर kg है। लेकिन लिया कितना है मैंने, लिया ए का मैंने 24 है, तो इसका मैंने कितना लिया होगा ये मेरे को बताना है। एक मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज भी तो लगा सकता हूँ, वेटेड एवरेज भी तो लगा सकता हूँ मैं। वेटेड एवरेज का मतलब है कि मेरे पास टोटल रुपीस कितने बनेंगे, टोटल रुपीस मतलब ये 6 पर kg का है, और मैंने 24 kg खरीदा है, तो मेरे पास ये रुपीस कितने हो गए, 144। प्लस में ये 14 रुपीस पर kg का मैंने X kg खरीदा है, तो यानी कि 14X अपॉन में खरीदा, टोटल कितना है मैंने, टोटल तो मैंने X प्लस में 6 kg ही खरीदा है ना। X प्लस में 24 kg खरीदा है ना, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू तो मेरे पास 10 है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यही तो होता है, यानी कि यहाँ से 144 प्लस में 14X की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10X प्लस में 240, यानी कि मेरे पास यहाँ से देखो, तो मेरे पास 4X की वैल्यू 96 आ रही है, तो X की वैल्यू 24, यानी कि ये मेरे पास 24 सीधा सीधा सही आंसर आ गया, है ना। और यहाँ से एलिगेशन ला के भी देख लो, तो एलिगेशन में भी मेरे पास ऐसे ही आएगा, देखो 14 और 10 है, 14 और 10 यानी कि 4 है, और इस 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, इस 4 की वैल्यू 24 है, तो मेरे पास यहाँ पे भी तो 4 ही बन रहा है, यहाँ पे भी तो 4 ही बन रहा है, यहाँ पे भी तो मेरे पास 4 ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 24 ही तो आएगी, 24 ही तो आएगी मेरे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स दैट लीव 4 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय बोथ 5 and 6। डिवाइडेड बाय बोथ 5 and 6 मतलब इसके एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 30। मतलब 30 से डिवाइड करना है हमको, 30 से डिवाइड करना है, और 4 रिमाइंडर आएगा, तो मेरे पास पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 34। दूसरी संख्या 30 दूनी 60 यानी कि 64। तीसरी संख्या 30 या 90 और प्लस 4 94, तो मेरे पास इतनी ही तो है, और कोई संख्या थोड़ी बन सकती है मेरे पास, 2 डिजिट नंबर इतने ही तो बनेंगे मेरे पास। जब 2 डिजिट मेरे पास इतने हैं, तो 30 और 6, 30 और 3 और 6 9 9 9 9 9 18, तो यानी कि 180, 180 और 12 कितना हो गया मेरे पास, 192। कितने सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन करने में, 15 से 20 सेकंड, यदि आपको पता है तो। बाकी आप पहले 5 को डिवाइड करोगे, फिर 6 को डिवाइड करोगे, भाई ऐसे नहीं होता है, ये एंड दिया हुआ है। यहाँ पे यदि और दिया हुआ होता तो हम करते 5 और 6 से अलग अलग डिवाइड करके। ठीक है, अब मेरे पास है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:4:5। 3:4:5 को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? 3 4 5 किसकी साइड्स होती है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या ये मेरे पास? राइट एंगल ट्राइंगल, इसको देख के कुछ याद आया, घंटी नहीं बजी है तो भाई बजाओ इस घंटी को, और इसको याद करो कि भाई ये 3 4 5 तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास यहाँ पे जब कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास बेस हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेनस हो गया, तो इसकी इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस में बी माइनस में H अपॉन में 2। P प्लस में बी माइनस में H अपॉन में 2। अब ये कैसे आया ये भी देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास इन रेडियस है, इन रेडियस मैं ऐसे बनाऊंगा, इन रेडियस मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, और जब ये मेरे पास सेंटर हो गया, तो मेरे पास ये आर हो गया, इसका आर, आर। तो जब ये आर है और मैंने इसको इससे मिला दिया, मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये भी मेरे पास आर है। जब ये आर है, ये आर है, तो इसके सामने ये आर और इसके सामने ये आर, मतलब ये 90 90 के हो गए सारे के सारे, ये 90 90 के हो गए। मतलब ये मेरे पास आर हो गया, और ये भी मेरे पास आर है, तो मेरे पास बचा कुचा कितना है, ये B-R, और ये मेरे पास बचा कुचा कितना है, P-R, P-R। तो मैं अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब बताइए कि भाई ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से ये मेरे पास B-R हो गया। अब आपने एक चीज पढ़ी हुई हो कि एक ही पॉइंट से किसी जो
पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो बराबर रहेंगी। यानी कि देखो ये और ये टेंजेंट यहाँ तक की बराबर है मेरे पास, यहाँ तक की बराबर है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस आर ही लिख सकता हूँ इसको भी। और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक यदि ये देखूं और यहाँ से यहाँ तक यदि मैं देखूं, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये पॉइंट है हम, और पॉइंट से एक से दो टेंजेंट जा रही हैं, दोनों बराबर रहेंगी। यानी कि ये बी माइनस आर है, तो ये बी माइनस आर हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस में आर प्लस में बी माइनस में आर इज इक्वल टू एच है। तो मेरे पास यहाँ से पी प्लस में बी माइनस में एच अपॉन में टू ही तो आ गया आर की वैल्यू। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ कि देखो मेरे पास 3 और 4 7, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरे पर लार्जेस्ट साइड पूछ रहा है तो 35 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया ना। आपको समझाने में इतना टाइम लिया है, बाकी कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, 10 से 12 सेकंड भी नहीं लगते इस क्वेश्चन में, आपको पता हुआ हो तो। पता हो तो आपको 10 सेकंड नहीं लग रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये मेरे पास है, ए लेबरर इज एंगेज्ड इन वर्क फॉर रुपीज 6250 फॉर सर्टेन नंबर्स ऑफ डेज बट ही रिमेन्ड एबसेंट ऑन सम डेज एंड ही वॉज पेड ओनली रुपीज 4500। फाइंड हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या मेरे को? चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, बहुत आलसी वो हो तुम, जवाब तो देते नहीं हो कमेंट बॉक्स में। फाइंड हिज पॉसिबल डेली वेजेस, हम इसको बाई ऑप्शंस कर रहे हैं, बाई ऑप्शंस। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो भी मेरे पास मैक्सिमम जो डेली पॉसिबल वैल्यूज होगी, डेली पॉसिबल बेसिस रहेंगे, तो मेरे पास वो इसका भी मल्टीपल रहेगा। मतलब इसका भी मल्टीपल का मतलब ये है कि वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब मैं यही नहीं कह सकता कि भाई एचसीएफ होगा इन दोनों का, एचसीएफ होगा 6250 और 4500 का। अब मैं यहाँ से यदि देखने जाऊं तो मेरे पास 320 इसका हो सकता है क्या आंसर, 400 इसका आंसर हो सकता है क्या, 400 को इससे डिवाइड मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन बच गया, 250 ही तो इसका आंसर है। 250 तो इसका आंसर है। आपको यदि क्वेश्चन को करना आ गया है ऐसे, तो आपको कितने सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन करने में भी? 8 से 10 सेकंड ही लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा अलग टाइम रहता है, उसके बाद यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ गया सातवां क्वेश्चन, और सातवां क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इज इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 69। तो मैं इन दोनों को यदि कंबाइन करूं तो मेरे पास यहाँ से 2xy प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100 आ जाएगी ना। एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर 169। यहाँ से यदि इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 2xy प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स की वैल्यू 100 आ गई ना मेरे पास। तो यहाँ से मैं एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स की मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से 50 लिख सकता हूँ। अब आगे दिया हुआ है, एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू जेड वाई प्लस में टू जेड एक्स माइनस में एक्स वाई। ठीक है, मतलब ये मेरे को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का दुगना, और इसमें से ये घटाना है मेरे को। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास वाई जेड प्लस में जेड एक्स कितना आ जाएगा, पहले तो ये बताओ। वाई जेड प्लस में जेड एक्स है मेरे पास 28, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, वाई जेड प्लस में जेड एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 56 आ जाएगा, 56 माइनस में 22, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 34। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा था वैसे ही तो करना था सिर्फ हमको, ठीक है। अब ये मेरे पास है, ए मैन कवर्ड 40% ऑफ 100 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर, इफ ही कवर्ड 50% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन थ्रू आउट द जर्नी। इसमें कोई आप बढ़िया मेथड लगाने वाले हो क्या, या फिर हम इसको बेसिक से ही करना पसंद करेंगे कि भाई 100 है मेरे पास, 100 में से 40% जा रहा है वो, यानी कि 100 का 40 बचा, 60 उसका 50% यानी कि 30, और फिर बच के इतना गया, 30 बच गया। इसको उसने कितने से करा है, इसको इसके उसने कितने से करा है, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने 5 आवर्स लिए हैं इसमें। इसको उसने कितने से करा है, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितने से कितने आवर लिए होंगे, उसने 5 आवर्स लिए होंगे इसको करने में भी। और इसको उसने कितने से करा है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6 आवर्स लिए होंगे इसने। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो रहता है। तो मेरे पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, मेरे पास 100 ही तो डिस्टेंस कवर करी है उसने, कितने घंटे में, 16 घंटे में। 100 अपॉन में 16 कितना हो जाएगा मेरे पास, 6.25 किलोमीटर पर आवर, 6.25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन, और ये बॉड मास का क्वेश्चन आ गया। और जब भी बॉड मास के क्वेश्चन करो तो भाई थोड़ा पेशेंस रखना अपने दिमाग में, क्योंकि भाई जहां पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वहां पे आपका आंसर भी मैच कर सकता है ऑप्शन के हिसाब से, और
फिर बाद में पता चलेगा जब आंसर क्या आएगा कि भाई ये तो गलत कर दिया मैंने ये। ठीक है, तो पेशेंस रखो थोड़ा, बॉड मास के जब क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बॉड मास के हिसाब से पहले हमको ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरे पास पहले 25 है, 25 प्लस में 8/2, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे 4, माइनस में ये मेरे पास 16 है। ठीक है, प्लस ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4×7 = 98, और 98 भाग 14 करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया, माइनस 18/12 ऑफ 1/2, ऑफ को सॉल्व करो तो मेरे पास 6 आ गया, 18/3, 18/6 करा तो मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, तो 16 प्लस में 7 23, माइनस में 3 कितना हो गया मेरे पास 20, यानी कि 29 माइनस में 20 कितना आ गया आंसर मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, A travels A travels in a semicircular field along its arc while B travels diametrically. A takes 4 minutes more than B to reach the other end from P to Q. If both A and B can cover 40 meters in 10 seconds, मतलब दोनों की स्पीड मेरे पास सेम है। स्पीड मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से स्पीड मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे चित्र वित्र बनाने नहीं लग जाना, यहाँ पे चित्र वित्र बनाने मत लग जाना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये है मेरे पास कोई सर्कुलर फील्ड, सेमी सर्कुलर फील्ड। ठीक है, तो ए तो ऐसे गया है, ए, और बी ने सिर्फ ऐसे चल दिया। तो मेरे को बता सकते होगे कि ए ने कितना चला होगा यहाँ से यहाँ तक। ए ने यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, ए ने पाई आर डिस्टेंस कवर करी होगी, और बी ने कितना डिस्टेंस चला है, 2r। 2r, पर ए ले कितना टाइम रहा है इससे, 10 मिनट ज्यादा ले, सॉरी 4 मिनट ज्यादा ले रहा है। 4 मिनट मतलब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 240 सेकंड। 240 सेकंड लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि मीटर में बताना है ना आंसर हमें। ठीक है, जब मैं यहाँ से ये पाई आर चल रहा है और ये 2r चल रहा है, तो मेरे पास जब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एस बराबर डी अपॉन में टी। यानी कि यहाँ से मेरे पास डी और अपॉन में एस करूँ तो मेरे पास टी, ये डी अपॉन में एस आ गया, टी बराबर डी अपॉन में एस। मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि पाई आर अपॉन में ये मेरे पास कितना स्पीड से चला, चार चार स्पीड से, माइनस में 2r अपॉन में 4, इसी की वैल्यू मेरे को 240 सेकंड दी हुई है। भाई इसने इतना टाइम लिया, ए ने टाइम लिया, ये मेरे पास बी ने टाइम लिया। इनके दोनों का डिफरेंस ही तो है मेरे पास 240 सेकंड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरे पास आ जाएगा पाई आर माइनस में 2r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 960। और यहाँ से आर कॉमन लूंगा मैं तो 22/7 माइनस में 2, यानी कि 22/7 माइनस में 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 8/7 इज इक्वल्स टू 960। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 840 मीटर्स। या फिर यहाँ से आप सीधा भी देख सकते थे कि मेरे पास कितने का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा। और यदि बाई ऑप्शन आपको चेक करना है तो बाई ऑप्शन कैसे चेक करोगे, 7 का मल्टीपल, क्योंकि 7 यहाँ से फिर के जाएगा ना उसके पास, यहाँ से 7 फिर के जाएगा ना उसके पास, और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, कोई सा भी होएगा मेरे को नहीं पता। आ देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी पढ़ो तो सीधा मेन क्वेश्चन पे फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। डेटा यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, बाकी आप ये क्वेश्चन ही पढ़ो। मेन क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। मेन क्वेश्चन ये है मेरे पास, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास यहाँ से स्कूल डी में नंबर ऑफ बॉयज बताने मेरे को, स्कूल ऑफ डी। तो मेरे पास देखो, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डी से दर्शा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज को कितने से दर्शा रहा है, ये रेड से दर्शा रहा है। तो 300 का 55% में मेरे पास कितना रहेगा, 300 का 55% यानी कि 55 × 3, तो मेरे पास 165 हो गया। और 165 का रेशियो मैं चाहे कुछ भी निकालूंगा, 165 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। मैं दूसरा ऑप्शन ही क्यों चेक करूंगा भाई, मैं दूसरा चेक ही क्यों करूंगा कि मेरे पास कुछ भी हो, वो एफ मेरे पास चाहे कुछ भी आए, मेरे को क्या पता। लेकिन मेरे को डी का एक है कि डी मेरे पास जो आएगा ना वो 11 का मल्टीपल आएगा, वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो मेरे पास यहाँ से 165 का मल्टीपल सिर्फ एक ही तो दिख रहा है। और यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि 11 × 15 होता है ना, ये तो 15 का मल्टीपल चेक कर लो या फिर 11 का मल्टीपल चेक कर लो। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो है। कितने सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन करने में, 8 से 10 सेकंड ही लगे होंगे। चलो मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड, इससे ज्यादा ले रहे हो भाई प्रैक्टिस करो थोड़ी। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, एक्स प्लस में 3 मैन वर्किंग 8 आवर्स इन ए डे कैन पेंट ए वॉल इन
18 आवर्स वाइल एक्स प्लस में 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स इन ए डे कैन पेंट द सेम वॉल इन 12 डेज। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, M1D1H1 = M2D2H2। ये पढ़ा होगा ना, मतलब जितने मैन काम कर रहे हैं, जितने दिन कर रहे हैं, जितना आवर्स कर रहे हैं, उनका मल्टीपल कितने रहेगा, कितने के बराबर रहेगा। यानी कि मेरे पास फर्स्ट केस में मैन कितने हैं, x+3, डेज कितने हैं मेरे पास 18, और आवर्स कितने हैं मेरे पास 8 आवर्स हैं, = ये मेरे पास दूसरे केस में x+8 मैन है, कितने आवर्स हैं, 9 आवर्स हैं, और मेरे पास डेज कितने हैं 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया 6 से, ये मेरे पास देखो तीन तीन बार कट गया है ना, और ये मेरे पास 4 बार कट गया। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, देखो x+3, 3 × 4 = 2, x+8, x+8 इंटू में ये तो मेरे पास यहाँ पे 3 बच गया ना, 3। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 4x+12 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 3x+24, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। सॉरी, x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, x की वैल्यू 12। जब x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकता क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मेरे को कितना करना पड़ेगा, 15 × 18 × 8। इसको एक्स मैन यानी कि 12 मैन, 12 मैन 5 आवर पर डे के हिसाब से, मतलब कितने डेज लगेंगे हमको, डे निकालने हैं, डे हमको फाइंड करना है। तो मेरे पास 12×5 = 60, और 15 × 8 करूंगा तो मेरे पास 120 आता है, यानी कि 18 दूनी 36 डेज ही तो लगे, 36 डेज ही तो लगे मेरे पास। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास है कोई क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6 meters इज डग 14 meters डीप, द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम इट इज इवनली स्प्रेड ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ डायमेंशन 22 meters एंड 12 meters। फाइंड द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लेवल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। मेरे पास यहाँ से जब उसने सॉइल बिछाई है, सॉइल को बाहर फेंका है, तो उसने क्षेत्रफल पे फेंका है, आयत के क्षेत्रफल पे। लेकिन जो उसने जब उसने एरिया पे तो फेंका, लेकिन एरिया पे फेंकने के बाद एक बार तो लेयर बिछा दी उसने, लेकिन जब दूसरी लेयर बढ़ी जैसे कि सॉइल की, जैसे एक बार तो उसने सॉइल ऐसे डाल दिया, लेकिन जब दूसरी बार में जब सॉइल डाली ना उसने, तो 2 लेयर बन गई। यानी कि ये मेरे पास हाइट आ गई इसकी, ये मेरे पास हाइट उठ गई उसकी, जो सॉइल मैंने स्प्रेड कर दिया ना उस पे, तो उसकी हाइट बढ़ गई मेरे पास, हाइट बढ़ गई, यही तो कह रहा है ना कि जब इसकी हाइट बढ़ गई, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, मेरे पास सॉइल निकलेगी कितनी, वैसे तो πr² निकलेगी, = मेरे पास कितना रह जाएगा, a इंटू में b इंटू में h। यानी कि a = लेंथ है, ये मेरे पास, ये लेंथ है, ये मेरे पास ब्रेड्थ है, और ये जितनी उठेगी मेरे पास उसकी हाइट है। तो मेरे पास एच की वैल्यू चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, देखो 22/7 इंटू में r² कितना है, 6 × 6, और इंटू में 14 ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 22 इंटू में 12 इंटू में एच ही तो निकालना है मेरे को। तो यहाँ से देखो 6, ये दो दो बार कट गया, तो देखो 22 और 12, 1 2 और 22, तो मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ठीक है, थोड़ा सोचो कि भाई हमने हाइट कैसे इंक्लूड करा है, यहाँ पे हाइट को इंक्लूड करने का मैंने वो बता दिया आपको, इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ इस चीज को कि भाई देख लो। ठीक है, अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, कोई भी होगा, डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है, और डिसऑनेस्ट डीलर वाला मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड promised टू सेल them आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हमने कल ही शीट 8 में एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड करा था, आपको पता हो तो शीट 8 में इंक्लूड करा था एक क्वेश्चन, ऐसा ही था, लेकिन डेटा चेंज था। 20% मार्केट प्राइस है, मतलब उसने 20 से 23 पे करा होगा वो, लेकिन वो बेच कितने पे रहा है, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट यानी कि 5 से 4, 5 से 4 पे बेच रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है, बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही चीटेड हिज कस्टमर्स बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट ऑफ 860 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब वो 1000 kg की, 1000 ग्राम की जगह है ना, वो कितना यूज कर रहा है, 860 ग्राम। मैंने आपको हर एक चीज में बताया कि भाई ऐसे क्यों लिखता हूं मैं, नीचे बड़े के नीचे बड़ा, छोटे के नीचे छोटा, ही मैं कैसे लिख देता हूँ, तो इसका भी मैंने पूरा लॉजिक समझाया हुआ है इस वीडियो में, जाके देखो। मैं हर वाली वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है भाई। ठीक है ना, तो मेरे पास देखो 20 × 100, ये रेडी, ये मेरे पास रेशियो ही तो है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखो 20 × 100 यानी कि 10 बार कट गया मेरे पास, और 10 से ये जीरो पड़ जाएगी, मतलब 86 की चीज को
मैं कितने पे बेच रहा हूँ, 23 चौका बिन में 6 का फायदा है 86 पे, तो मतलब मैं कितना कह सकता हूँ, 3 का फायदा है 43 पे। तो मेरे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 पॉइंट में 43%, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अमन बॉट 80 चॉकलेट्स एट ए रेट ऑफ 80 ईच। 80 ईच मतलब उसने 1600 रुपये खर्च कर दिए, 1600 रुपीज खर्च हो गए। अब यहाँ पे दिया हुआ कितना है, ही सोल्ड 30% ऑफ द चॉकलेट्स एट 25% प्रॉफिट। 30% ऑफ द चॉकलेट्स मतलब मेरे पास देखो, अब यहाँ पे ऐसे डायग्राम सा बना लो एक, 80 चॉकलेट्स हैं उसके पास, 80 चॉकलेट्स हैं, 80 का उसने 30% यानी कि 24 चॉकलेट्स हैं, है ना। फिर कितनी है 25% ऑफ चॉकलेट, 20 मान लो, है ना। और फिर उसने रिमेनिंग है, तो 24 और 20 कितना हो गया मेरे पास, 44, 44 और 36 हो जाएगा 80। ठीक है। अब पहली 24 को उसने 25% की प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 4 से 5 पे बेचा है, और 4 की प्राइस मेरे को 20 दे रखी है, तो उसने 25 पे बेची होंगी वो चॉकलेट्स, 25 रुपीज पे। ठीक है। और यहां से ये 20 वाली जो 20 चॉकलेट हैं उसने कितने पे बेची है, 30% प्रॉफिट, यानी कि 10 से 13 पे बेची है। 10 की प्राइस यदि 20 है, तो मेरे यहाँ से 3 की प्राइस कितनी हो जाएगी, मेरे पास 26 हो जाएगी, 26। ऐसे कोई क्वेश्चन करोगे ना तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है गलत होने के चांसेस, ठीक है ना। और ये मेरे पास 36 चॉकलेट्स हैं, इनको 10% लॉस पे बेचा है उसने, 10% लॉस यानी कि 10 से 9 पे बेचा है, मतलब मैं कितना कह सकता हूँ, उसने 18 पे बेची है वो चॉकलेट, 18 रुपीज। तो मेरे पास यहाँ से कितने का प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है मेरे पास देखो, 24 × 25 कितना होता है, 25 × 20 करूंगा तो मैं 500, तो मेरे पास 600 रुपीज आ गया टोटल। ठीक है। ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 520 रुपीज। और यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 × 18 होता तो ये कितना हो जाता है, 324, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 648। तो मेरे पास कितने में हो रहा है देखो, 600 और 600 1200, 1200 और 400 1600, यहाँ की यानी कि यहाँ से 120 बच गया, एक तो यहाँ से 120 बच गया, एक यहाँ से 48 बच गया, मतलब मेरे को 168 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 1600 पे। तो मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 10.5% ही तो है, 10.5%। भाई ऐसे करोगे तो आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब मैं ज्यादा भी टाइम टेकिंग नहीं कहूंगा इसे, सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड से मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, इतना ही तो लगा होगा, इतना ही तो लगा होगा ना भाई, है ना। तो भाई ऐसे जो क्वेश्चन आए तो उन्हें ऐसे डिवाइड करके और जब करो, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। अब ये मेरे पास है, इफ 10 = 7/8 द फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 10 a की वैल्यू दी हुई है ना, तो ऊपर भी 10 a बना लो और नीचे भी 10 a बना लो। तो मेरे पास जब ऊपर 10 a बनाना है तो मेरे को कॉस्ट से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर, तो जब कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 6, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 10 8, यानी कि 3 × 7/8 अपॉन, ये मेरे को नीचे भी कॉस्ट से डिवाइड करना है, जब कॉस्ट से कॉस्ट डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट से कॉस्ट कट जाएगा ना, यानी कि मेरे पास 10 a प्लस में 2, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 × 24, मतलब यहाँ पे 8 × 48, 48 प्लस में ये 31, यानी कि 69/8, और प्लस में ये 23/8 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 3 ही आंसर आ गया ना, 8 से 8 कट गया भाई। ये तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होंगी तो आप कैसे आंसर लगा पाओगे, जल्दी जल्दी आंसर लगाना है भाई हमें तो, और टाइम बचाना है। ठीक है। अब ये PQR स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1680, 1920 और 264 जीरो। आपने यदि 24 का पढ़ा अच्छे से पढ़ा हो तो 24 ही के 168, 24 सॉरी 24×7 168, और 24 × 1 192, और 24 × 11 करूंगा तो मेरे पास 264, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट इतना है 7 8 और 11 के रेशियो में। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एट द एंड ऑफ ए ईयर इज ₹2000, देन फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय PQR टुगेदर। मैंने ऑप्शंस चेक करे और मैंने ये देखा ना कि मेरे पास PQR का टुगेदर कितना आ रहा है, मेरे पास 7 और 8, 15 और 11, 26, 26 मतलब 13 का मल्टीपल। तो मैं सीधा सीधा 13 का मल्टीपल चेक कर लूँ, 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है ऑप्शन, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। प्रॉफिट पार्टनरशिप में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई जितना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट रहेगा, और यदि टाइम हमारे पास सेम है तो जितना ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट रहेगा किसी का। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ से यही तो है ना हमारे पास। पर हमने सीधा सीधा 13 का मल्टीपल चेक करा, कितने ऑप्शंस, कितने समय में हुआ क्वेश्चंस,
10 से 12 सेकंड्स में। बाकी आप आंसर जमाओगे फिर करोगे उस क्वेश्चन, तो भाई ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है ये तो। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 12.5। 12.5 और 5 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही तो होता है मेरे पास। मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे ये मेरे को क्या चाहिए? मेरे को थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए ना इसका, 12.5 और इसका 5 का। तो मेरे पास यहाँ से ऐसे ही तो निकलेगा ना कि ए सी बराबर 20 पर, यानी कि ए मेरे पास 5 दे रखा है, इंटू में सी इज इक्वल्स टू 12.5, ऐसे यानी कि मैं 25/2 लिख लूँ इसको, 625/4। 625/4, यानी कि ये मेरे पास कितनी बार कट जाएगा? 125 बार। तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125/4, यानी कि 30 से तो ऊपर जाएगा ना। 30 से ऊपर जाएगा, तो 30 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 72 की पावर 21 प्लस में 16 की पावर 21 प्लस में ये इज डिविजिबल बाई 44। तो मैंने आपको बार बार समझाया है मॉक टेस्ट में, जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिए तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम ऑड पावर लेंगे, जैसे ए की पावर क्यू प्लस में बी की पावर क्यू, तो यहाँ पे ए प्लस में बी आता है, प्लस में कुछ भी आ जाएगा अंदर। ए की पावर 5 प्लस में बी की पावर 5 है, तो यहाँ पे ए प्लस में बी आएगा और अंदर चाहे कुछ भी आ जा। ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस में ए की पावर 7 प्लस में बी की पावर 7, यहाँ पे ए प्लस में बी आएगा, अंदर कुछ भी आ जा। अंदर कुछ भी आने का मतलब ए की पावर 6 प्लस में कुछ ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है। उनका हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें सिर्फ ये जरूरत पड़ती है कि ए की पावर 5 प्लस में बी की पावर 5, ए की पावर 7 प्लस में बी की पावर 7 का कहाँ यूज है। तो यहाँ पे यही तो यूज है इसका, यहाँ पे ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है। तो चाहे कुछ भी है इनका हल, लेकिन 72 प्लस में 16 तो बाहर आएगा ही। और चाहे मल्टीप्लाई में कुछ भी आए, जब हम इसको 44 से डिवाइड करेंगे तो 88 है, ये 88/44 करेंगे तो मेरे पास जीरो रिमाइंडर तो यहाँ से बच रहा है, और जीरो ही रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे बचेगा, क्योंकि और पावर दे रखी है ना मेरे को यहाँ पे भी। तो मेरे पास जीरो रिमाइंडर यहाँ से बच रहा है, तो जीरो ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus इज 56 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द rhombus इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल। तो आपने यदि रोहम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हो तो रोहम्बस की सारी भुजाएं समान रहती हैं, यानी कि मेरे पास 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 56। ए की वैल्यू मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। रोहम्बस यही तो रहता है ना, रोहम्बस यदि मैं बनाऊं आपके सामने, तो रोहम्बस मेरे सामने यही तो है, ए बी सी और डी। मतलब ये मेरे पास रोहम्बस हो गया, है ना। और ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यानी कि ये यदि D2 है तो ये मेरे पास D2 है, ये D1 है तो मेरे पास ये D1 है। ठीक है। ये डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी। और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? इस पे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनता है कि मेरे पास जो भुजा का स्क्वायर रहता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में D1/2, D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस में D2 स्क्वायर बाई 4। भाई ये मैंने पूरा D1 मान लिया, ये मैंने पूरा D1 मान लिया, पर एक्चुअल में यदि मैं इसको पूरे को यदि D1 मानूं तो मेरे पास D1/2 और D2/2 ही तो है ये एक दूसरे को। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर जब मेरे पास इतना है 196 है बराबर, ये मेरे पास देखो D1/2 का स्क्वायर है, तो D1/2 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? 100 प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 96 इज इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 8√6 आ जाएगा मेरे पास D2 की वैल्यू, क्योंकि 96 का कितना होता है मेरे पास? 4√6 होता है ना, और 4√6 का दुगना मेरे पास 8√6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, बाकी आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आपने कितने सेकंड लगेंगे करने में? आपको ये चित्र वित्र थोड़ी बनाना है, इस चित्र को तो सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया गया है। समझाने के पर्पज से बनाया गया है ना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है। अब ये मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और मैंने जब भी क्वेश्चन ऐसा बताया तो मैंने सीधा बताया कि डायरेक्ट मेन क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन फैक्ट्री क्यू एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन फैक्ट्री एस। फैक्ट्री क्यू में हमारे पास फीमेल मेल चाहिए और फीमेल चाहिए हमको एस से। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर्स टू नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इतने हैं, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं। तो क्यू से मेरे को मेल वर्कर्स निकालने हैं। 224/16 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 14, तो यानी कि 14 नंबर 126। 126 तो मेरे पास क्या है? मेल वर्कर्स हो गए क्यू से।
ठीक है। और मेरे पास एस से कितने हो जाएंगे, एस से 294 अपॉन में 7 करो तो 294 अपॉन में 7 कितना हो जाएगा मेरे पास 42। और 42 इंटू में कितने करो 4, 42 इंटू 2 कितना होता है 84, 84 इंटू 2 168। और 168 प्लस में 126 करूंगा मैं तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 200 और 294। ठीक है। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 625। इन द गिवन एग्जामिनेशन राजेश ऑब्टेन्ड 16% लेस मार्क्स देन अमन। नमन ऑब्टेन्ड 20% मोर मार्क्स देन प्रतीक एंड प्रतीक ऑब्टेन्ड 25% मोर मार्क्स देन वंश। मतलब मेरे को यहां से एक चीज समझ में आई कि यदि मैं उल्टी डायरेक्शन में चलूं, उल्टी डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये वंश हो गया, ये मेरे पास प्रतीक हो गया, ये मेरे पास कौन हो गया नमन हो गया और ये राजेश हो गया। ठीक है। तो जो वंश ने ना, मतलब प्रतीक ऑब्टेन्ड 25% मोर मार्क्स देन वंश, मतलब इसने यदि 40 मार्क्स करे हैं वंश ने, तो प्रतीक ने 50 मार्क्स लिए हैं, प्रदीप ने 50 मार्क्स लिए हैं। और ये क्या कह रहा है कि नमन ऑब्टेन्ड 20% मोर मार्क्स देन प्रतीक। तो मैंने यानी कि इसने यदि 50 कराए तो नवन ने 60 कराए, नवन ने 60 कराए। और ये क्या कह रहा है कि 16% लेस मार्क्स देन अमन। 16% लेस का मतलब इसका 84%। मतलब मैं 16% का क्या लिख सकता हूँ इसका जो है 60 का 21.25, 21/25। मतलब मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे, इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे। यदि मैं पूरे क्वेश्चन को यदि 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास यहाँ से कितना आ सकता है देखो, जस्ट फॉर इजीनेस। ये मेरे पास 250, ये मेरे पास 300, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 21 इंटू में 12, 21 इंटू में 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, 21 इंटू में 12 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 252। और इस 252 की वैल्यू मेरे को दी हुई है कुछ ना कुछ। इफ राजेश ऑब्टेन्ड 504 मार्क्स, इसकी वैल्यू 504 है, मतलब दोगुना। तो देन फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई वंश। तो फाइंड द परसेंटेज मार्क्स मतलब वंश ने कितना करा है 200, तो 200 का मतलब 400 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं इसने। अब परसेंटेज कैसे निकलते हैं, हमारे टोटल मार्क्स जो हमने गेन करे हैं अपॉन में जो टोटल मार्क्स हैं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो मेरे पास 400 अपॉन में 625, यानी कि देखो 400 को 25 से काटो तो 25 से कम 25, यानी कि 16 बार कट गया, और 16 अपॉन में 25, एक अपॉन में 25 कितना होता है 4%, 16 अपॉन में 25 64%। भाई अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना। There are three pipes A, B, and C having radius 4, 8 centimeter and 16 centimeter respectively attached to a tank. The quantity of water flowing through each pipe is proportional to square of their respective radii. If the pipe having smallest radii can fill the empty tank in 32 minutes. इसका मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब मेरे पास यहाँ पे मैं A, B और C है मेरे पास, ठीक है। ए ने कितना भरा होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। बी ने कितना भरा है, बी का फ्लोइंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है 64। और सी की फ्लोइंग कैपेसिटी है कितनी 16 का स्क्वायर 256। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, इफ द पाइप हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 32 मिनट्स। मतलब मेरे पास यहाँ से टोटल कैपेसिटी नहीं आ सकती क्या टैंक की, मतलब टैंक कितना जो है टैंक कैपेसिटी नहीं आ सकती है मेरे पास। जब ये 32 मिनट में फिल कर रहा है तो मतलब 16 इंटू में 32, में यहाँ से यही तो लिख सकता हूँ कि 16 इंटू 32 टैंक कैपेसिटी है 512। यही तो है ना मेरे पास। जब मेरे पास टैंक कैपेसिटी 512 है और ये भर किस हिसाब से रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 16 थी, इसकी कैपेसिटी 64 थी, 16 और 64 80, और 80 और 256 कितना हो जाएगा, यदि 100 होता तो 356 यानी कि 20, तो मेरे पास 336, यानी कि 512 अपॉन में 336। तीनों तो इतना टाइम ही लेंगे ना टैंक को फिल करने में। देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपनड टुगेदर। मतलब तीनों तो मिलके इतना ही टाइम लेंगे ना, ये 512 अपॉन में 336, मतलब अप्रोक्सीमेट भी यदि मैं देखूं तो मेरे पास 1.52 के आसपास ही तो जा रहा है ये, 1.52 के आसपास। भाई एक ही बार तो भाग जाएगा इसमें, एक ही बार भाग जाके फिर इसमें चाहे कुछ भी आए, हमको कुछ भी आए मेरे को क्या पता भाई, यहाँ पे तो ये 2 से बड़ा दे रखा है, हमारे पास ऑप्शन तो 1 से बड़ा होना चाहिए ना। आपको ये पता था ना कि भाई 32 मिनट्स में जब भर रहा है तो मेरे को टैंक कैपेसिटी निकालने के काम आएगा कि टैंक हमारा कितना पानी ले सकता है। और उनकी फ्लोइंग कैपेसिटी तो इतनी है ही 16, 64 और 256, तो मेरे पास इतना ही तो रहेगा ना। अच्छा नहीं समझ में आया तो भाई एक बार पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना।
अब ये मेरे पास है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज। अच्छा, ए ने 45 डेज लिए हैं, और बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। 36 डेज। तो मैं टोटल वर्क को यदि मान लूँ 180, दोनों का एलसीएम, तो मेरे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मेरे पास 4 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी, इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 5 है। 1 सेकेंड, मेरे पास कर क्या रहा हूँ मैं। इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 4 है और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 5 है। ठीक है। इफ ए इंक्रीज हिज एफिशिएंसी बाई 75%, मतलब जब इंक्रीज करेगा ये प्लस 75% करेगा, तो मेरे पास 3/4 यानी कि 7 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। while the efficiency of B remains unchanged, then find the time taken by A and B together to complete the work। मतलब 180 अपॉन में 12 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो 180 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 डेज ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो भाई, सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे भाई मैंने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज भी चला रखी है। तो आप उसे जाके देख सकते हो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। इससे ज्यादा टफ कोई एग्जामिनेशन देगा तो क्या दे सकता है इससे। टफ हो यदि किसी एग्जाम में आता है तो क्या हो सकता है, वो सारे की सारे जो मैंने टफ क्वेश्चन है ना वो इंक्लूड करे हैं इस प्रैक्टिस सीरीज में। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।